जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो लेक्चर है उसका जो कंटेंट्स है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई बहुत सारा चार्जेज है, मतलब इस तरह से देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई चार्ज Q1 है, Q2 है प्लस Q2, फिर आपका माइनस Q3 है, देन प्लस Q4 है, देन माइनस Q5 है। तो इस सिस्टम में इतने सारे चार्ज हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से किसी एक चार्ज के द्वारा, मतलब सॉरी, इसमें से किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेज के द्वारा मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करूं। तो उसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a charge due to the other charges is vector sum of the electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, ठीक है ना, कोई भी चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर सपोज प्लस Q कोई चार्ज है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये अपने ऊपर जितना टोटल फोर्स फील करेगा उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेक्टर सम निकालेंगे। तो जो वेक्टर सम होगा उन सारे फोर्सेस का, ये वेक्टर सम सभी इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स निकाल लेंगे और सबको फिर हम वेक्टर सम के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हो जाएगा नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से चार्ज को फोर्स कैसे लग रहा है। ये F12 है, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। ठीक है, उसके बाद आपका F13 है, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 3। और इसी प्रकार आपका F14 है, देन आपका F15 है। ठीक है, इन सभी फोर्सेस को अगर हम अरेंज करेंगे वेक्टर सम के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए सबसे पहला हमारा F12 था, फिर ये F13 है, फिर ये F14 है, देन F15 है। तो फिर हम देखिए कैसे कर सकते हैं। ये आपका F12, F13, F14, F15। तो यहाँ देखिए ये सभी फोर्सेस हैं। तो इस तरह से एक फोर्स आएगा जो कि रिजल्टेंट का काम करेगा, लाइक दिस। ठीक है, सो F1 इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन चार्ज Q1। तो हम इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? F1 इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15, है ना। तो इसमें देखिए इसको और दूसरे तरीके से इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? F ऑफ A मतलब FA ऑफ RA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ऑफ B इक्वल्स टू 1 to n, B इज नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी B इज नॉट इक्वल्स टू A, QA QB इंटू RA माइनस RB इंटू RA माइनस RB डिवाइडेड बाई RA माइनस RB का मैग्नीट्यूड टू द पावर 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा जो, देखिए इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल्स में A की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू कितनी है 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ़ द फोर्स इज़ टू बी फाउंड ऑन सेकेंड चार्ज, अगर हमें सेकेंड चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है ना, इफ़ फोर्स इज फाउंड टू बी सेकेंड चार्ज A इक्वल्स टू 2 एंड B इक्वल्स टू 1 एंड 3 to 5। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चार्ज पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है देखिए, तो नोट में क्या है, नोट में ये है कि द इंटरेक्शंस मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज़ टू बी स्टडीड ड्यू टू द अदर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो आपका फोर्स जो होता है,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जो लगता है वो सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ फोर्स के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-3 लाइन है उसको पढ़ लेना अच्छे से। पहला लाइन तो पढ़ ली, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि द चार्ज ऑन विच द इन्फ्लुएंस ड्यू टू द अदर चार्ज, मतलब वो चार्ज जिसके ऊपर दूसरे चार्ज के द्वारा जो इन्फ्लुएंस होगा, यानी वो जो फील करेगा, है ना, इज टू बी फाउंड अज्यूम्ड टू बी फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर्स आर रिजिडली फिक्स्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोटिंग टाइप का फील होगा, यानी कि चार्ज जो है वो थोड़ा सा बढ़ता घटता हुआ ऐसा कुछ फील होगा। ठीक है ना, और अदर जो होगा वो फिक्स्ड होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, फर्स्ट चार्ज फ्लोटिंग है, ठीक है ना, इज रिपेल्ड अवे बाय Q2 एंड Q4 एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स Q3 एंड Q5। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, जैसे इसमें मैंने लिया Q0 प्लस Q0 लिया, तो यहाँ पर Q1 ले रहा हूँ प्लस में, Q2 भी ले रहा हूँ प्लस में, बट Q3 ले रहा हूँ मैं माइनस में। ठीक है, तो देखिए ये चार्ज इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। ठीक है, बट ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो Q0 होगा ना, ये थोड़ा सा ये अपने जगह पर फिक्स्ड नहीं भी रह सकता है। ठीक है, हो सकता है ये वाइब्रेट करे ऐसे, या हो सकता है ऐसे वाइब्रेट करे, या हो सकता है ऐसे वाइब्रेट करे, तो हमें कैसा फील होगा? फ्लोटिंग का केस फील होगा। ठीक है, और ये हर एक चार्ज के साथ होगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा कि द इंटरेक्शन बिटवीन द अदर चार्जेस अमंग देमसेल्व्स मस्ट बी इग्नोर्ड। F23, F24, F25, F34, F35, F45 आर इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये सब हम लोग इग्नोर करेंगे, हमको जिस पर निकालना है बस उस पर उसको देखेंगे, और जिसके द्वारा निकालना है उसको देखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मदद से हम क्या कर सकते हैं? नेट फोर्स तो निकाल ही सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज का, साथ ही साथ हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो इसके बारे में बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर इमेजनरी कर्व्ड पाथ हो सकता है। ठीक है, along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. ठीक है, so now the electric field lines of force do not physically exist but they are represent real situations, मतलब they represent real situation। ठीक है, रियली में क्या होता है? फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बट हम लोग उसको क्या करते हैं? रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट कि जैसे मान लिया कि ये चार्ज आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाला, ठीक है, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाला आपका ऐसा, यहाँ पर, हाँ ये वाला देखिए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ये है और आपका ये है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर ये ऐसे होता तो टेंजेंट इसका ऐसे होता। ठीक है, तो जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। अब जो चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे तो इस लाइन के को ओवरलैप करेगा, और ये कर्व्ड लाइन है तो कर्व्ड लाइन पे टेंजेंट होगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो सिचुएशंस अलग अलग होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है वो देखना है आपको। तो सबसे पहला देखिए ये पॉइंट चार्ज है मेरे पास,
और ये जो पॉइंट चार्ज मैंने लिया है Q इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से इस तरह से होता है आपका, ठीक है। देखिए फिर से आपका, ये देखिए ऐसे। तो बहुत सारा आप देख रहे होंगे कि एरो जो है हर एक लाइन पे बाहर की तरफ है, यानी मैंने बोला था ना पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है। तो अगर मैं प्लस ले लूँ यहाँ पर, अगर मैं ऐसे प्लस ले लूँ तो इससे निकलेगा, ठीक है ना। और अगर ये माइनस होता तो इस पर क्या होता, इन होता ऐसे, ठीक है। तो प्लस से निकलकर माइनस पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हम ले रहे हैं चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये भी दूसरा है, बट ये क्या है, Q इज़ लेस देन 0। ये Q इज़ ग्रेटर देन 0 था, यानी ये प्लस चार्ज था, और ये Q इज़ लेस देन 0 है, मतलब ये माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, इसका एरो बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, यानी यहाँ से जो फील्ड ऑफ लाइन निकल रहा होगा इस वाले से इस वाले पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फिगर ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम ए मान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स। तो ये फील्ड वेक्टर के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया। द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरो की जो साइज होगी, एरो की जो साइज होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका है, आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। तो इसको हम बी मान लेते हैं, इन दोनों को हम ए मान लेते हैं और इन दोनों को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो है, ये वाली जो फिगर है ये Q इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए है, और ये जो फिगर है Q इज़ लेस देन 0 के लिए। Q इज़ लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो एरो देखिए निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर तो एरो क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन, ईजी वे टू ऑफ ड्राइंग। तो ईजी वे में हम लोग ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी बहुत तरह का होता है, ये देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान देने वाला बात है, इक्वल चार्ज होगा और अनलाइक चार्ज होगा। जैसे मैंने प्लस Q यहाँ पर रखा, कैपिटल Q, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस Q लेंगे। तो ये देखिए अगर ये 2 माइक्रोकूलम लिए हैं तो ये भी 2 माइक्रोकूलम लेंगे, बट ये अगर प्लस लिए हैं तो ये माइनस लेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस Q हो गया, ये आपका माइनस Q हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए एक बार और देखिए ये सारा चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और माइनस पर जाकर क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे पॉइंट 2 देखें उसी तरह से पॉइंट 3 देखेंगे। पॉइंट 3 में क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक और बात मैं भूल गया बताना आपको, ये जो E है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट lengthwise to represent attraction between two unlike charges। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। देखिए ये इक्वल एंड अनलाइक चार्ज था, अभी हम इक्वल एंड लाइक चार्ज देखेंगे। तो इसमें देखिए एक प्लस Q चार्ज यहाँ पर लिया गया है, इसके अलावा एक प्लस Q, तो दोनों इक्वल भी है और लाइक चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। फिर से देखिए एक बार इसको, ये देखिए तो इस तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ आपको करने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमेट्री शो कर रहा है, ये N हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस
exert internal sideways pressure to represent repulsion between two like charges। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाएंगे? एक इधर रॉड ले लेंगे ऐसे और एक रॉड इधर ले लेंगे, एक रॉड पे हम प्लस प्लस चार्ज दे देंगे और एक पे माइनस माइनस चार्ज दे देंगे, तो इसके बीच ऐसे लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो होगा यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। ये ऐसा होता है, ये देखिए, है ना, ये सारा चीज़। नेक्स्ट आपका हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइन होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है? अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू follow a path along the field lines if it is free to do so। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऐसा, देखिए, है ना, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanate फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट भी बता चुका हूँ। तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 3 ये तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन में ही बता चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंजेंट टू द एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये भी बता चुका हूँ आपको कि कोई भी जो पॉइंट होता है, ये जो होगा ये टेंजेंट देगा, मतलब समझे ना। किसी कोई भी मान लीजिए कि आपका ऐसे समझ लो आप, ये आपका सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, तो इसके किसी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट विल गिव, दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से था पूरा, ये था आपका, है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इस पर हम टेंजेंट खींच रहे पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये देखिए मैंने येलो से इसको किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि इस पॉइंट पर क्रॉस किया है, इस पॉइंट पर। ठीक है, बट हकीकत आपको बता दूँ, रियल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है। बोलोगे क्यों सर, क्यों नहीं क्रॉस करता है? बिल्कुल बताऊंगा। अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक टेंजेंट इधर हो जाएगा और एक टेंजेंट इधर हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। अगर कभी दो डायरेक्शन मिलेगा आपको, क्वेश्चन में हो सकता है मिल जाए, तो आपको इस तरह से मिलेगा, ये आपको E1 ले लेगा और ई आपका E2 ले लेगा। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। तो हम लोग ऑलवेज किसकी बात करते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, एक पॉइंट पर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। मतलब लाइक दिस, ये वाला ऐसा देखिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फिर से देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पर एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, E1 और E2, तो ये क्या है? नॉट पॉसिबल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर यानी क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड द लाइन्स स्प्रेड आउट। तो देखिए मैं आपको 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 माइक्रोकूलम लिया चार्ज, दूसरा कलर लेते हैं, हाँ 2 माइक्रोकूलम मैंने लिया और यहाँ पर लिया 4 माइक्रोकूलम। तो ये जो 4 माइक्रोकूलम है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो अधिक होगी। ठीक है, जितना बड़ा चार्ज लेंगे उतना, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, ये सारा चीज़। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 दिखाया गया और दूसरे फिगर में मैं आपको
5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ये ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर फील्ड E1 है और यहाँ पर फील्ड E2 है तो E2 इज़ ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारा पॉइंट, तो वही यहाँ पर देखिए, ये वही चीज़ दिखाया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड द लाइन स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों फिगर में, फिगर 1 और 2 में, 2 जो है ये वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा। तो वही मैं कह रहा था, यानी हम शॉर्टकट में ऐसा समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा लाइन होगा, या फिर कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज सरफेस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगुलर शीट ले लूँ और इस पर बहुत सारा प्लस प्लस चार्ज रख दूँ, तो इससे फील्ड लाइन निकलेगा तो ऐसे निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ देख सकते हैं। तो ये जो सीट है, इस सीट का ये जो लाइन है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। मतलब अगर हम सरफेस को ऐसे रख रहे हैं तो फील्ड लाइन्स ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अगर हम सरफेस को ऐसे रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होगा, और अगर हम सरफेस को ऐसे रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या तो ऐसे होगा या फिर नीचे होगा, मतलब इस पर प्लस प्लस चार्ज दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। तो ये देखिए, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो है आपका ये रेगुलर सरफेस है, बट ये रेगुलर सरफेस नहीं है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए आप, ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है ये वाला, और इस पर प्लस प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस तरह से होगा। और अगर इरेगुलर सरफेस लेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो अनलाइक चार्जेस लिया जाएगा, दो अनलाइक चार्जेस लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। मतलब कहने का मतलब कि हम एक अगर प्लस चार्ज यहाँ पर लिए और माइनस चार्ज यहाँ पर लिए, तो दोनों के बीच चूँकि अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए ये क्या होगा, ये दोनों, ये इधर आ जाएगा थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़। नाउ द 9th पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 9 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस exert lateral sidewise pressure to represent relation between two like charges। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कह लो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका CBSE बोर्ड 2021 में आने वाला है। ठीक है, इसलिए मतलब हर बार जनरली पूछता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ देगा या 3 मार्क्स के लिए पूछ देगा, या फिर इस पर कोई न्यूमेरिकल्स दे देगा, मतलब बोलेगा कि 2 चार्ज है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न को ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखिए, पॉइंट नंबर 10 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने प्रॉपर्टी हैं उसका आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 6-7 प्रॉपर्टी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। 6-7 प्रॉपर्टी भी अगर लिख दोगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। नाउ द पॉइंट नंबर 10 पढ़ लेते क्या, द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लिया जाए 2 सरफेस मैंने लिया, एक सरफेस यहाँ है और एक सरफेस यहाँ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इससे नंबर ऑफ लाइन 5
या 3 ही लाइन क्रॉस कर रहा है, बट इसमें जो है बहुत सारे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इसमें 10 लाइन क्रॉस कर रहे हैं मान लेते हैं। तो इसमें 3 लाइन और इसमें 10 लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो किसकी होगी, इसकी अधिक होगी। ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 11, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, हैंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंडक्टर से पास नहीं करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कंडक्टर ले लिए, ठीक है, तो और यहाँ पर एक और कंडक्टर ले लिए, तो कंडक्टर में मतलब इसमें कंडक्टर में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है आपका, जैसे आपका मान लीजिए कि आपका एक प्लेट यहाँ पर लिया गया, दूसरा प्लेट आपका यहाँ पर ले गया, ठीक है, तो बीच में क्या है, सॉलिड और होलो कंडक्टर, ठीक है ना। होलो कंडक्टर है या फिर उसको सॉलिड कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो भी फील्ड होगा वो बाहर की तरफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और माइनस 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 है ना, और यहाँ पर प्लस 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 है इस वाले रोड। तो जो फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऐसे होगा फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना चाहिए। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना ज़रूर, ठीक है ना। ये देखिए ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 12 इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस जो होता है वो इंसुलेटर से भी पास कर सकता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर एक मैंने मेटल शीट लिया है और किसी दूसरे स्टूडेंट ने ले लिया, ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है, और ये आपका कंडक्टर है, तो फील्ड लाइंस अगर यहाँ से पास हो सकता है तो यहाँ से भी पास हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट जो टॉपिक है आज का आपका, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, एक रिंग की वजह से निकालेंगे, लाइन चार्ज की वजह से निकालेंगे, ठीक है, एक सीट की वजह से निकालेंगे। गॉस थ्योरम में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका मेन एप्लीकेशन गॉस थ्योरम में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। या तो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर चार्ज को किसी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए कि एक कॉपी का एक पेज निकाल लो और उस पर पूरा प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यानी अगर चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो तीसरा होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नोट में क्या लिखा गया है वो देखिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट ऑल चार्जेस आर क्लोजली बाउंड टूगेदर हैविंग वेरी लेस स्पेस बिटवीन ईच अदर। तो सभी के बीच बहुत कम स्पेस होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर देखिए तीनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, यहाँ पर L लेंथ का एक रॉड लिया गया, ठीक है, और इस पर पूरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, उसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया गया, तो लेमडा से रिप्रेजेंट किया गया, और लेमडा इक्वल्स टू होता है Q/L। यानी हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर, ठीक है ना। यानी देखिए, इसमें जो होता है लीनियर चार्ज, अगर चार्ज को किसी लेंथ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो जो चार्ज की डेंसिटी होगी उस डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, L से लेमडा और L से लीनियर, तो याद रखना आप, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q जो है वो क्या है, Q जो है आपका यूनिफॉर्मली
Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, है ना, लेंथ ऑफ द लाइन. सो यूनिट ऑफ लेमडा इज कूलम पर मीटर. सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ है, ठीक है. अब आप बोलोगे सर आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर बताओ. कहने का मतलब है बेटा ऐसा है कि जैसे मान लिया कि ये आपका एक दो केस ले रहा हूँ. केस 1 तो आप इसको मान लो. तो इसमें देखो मतलब अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे माना मैंने, फिर 1 सेंटीमीटर मैंने माना, फिर 1 सेंटीमीटर माना. अब हर एक सेंटीमीटर में 10 प्लस है, इसमें भी 10 प्लस है, इसमें भी 10 प्लस है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन अगर ऐसा हो सकता है मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलेंगे. बट ऐसा भी हो सकता है ना कि इस रॉड में मैं 1 सेंटीमीटर लिया और फिर 1 सेंटीमीटर लिया और फिर 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर का 3 स्लॉट लिए, और इसमें 10 प्लस चार्ज दिया हूँ और इसमें 20 दिया हूँ और इसमें 30 दिया हूँ. तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो जब नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा तो हम लेमडा इक्वल्स टू dq/dl लिखेंगे. आई बात समझ. तो जिस तरह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को, उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, देखिए व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर अ पार्टिकुलर एरिया, देन देखिए यहाँ पर एक ऐसा है, इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस वाले पर. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर अ पार्टिकुलर एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो सिग्मा जो होता है वो Q/A होता है. ठीक है, यानी Q/A यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से ये फार्मूला हो गया. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये वाला फार्मूला, अगर नॉन यूनिफॉर्मली है तो ये वाला फार्मूला. बट आपको डरने की बात नहीं है, हम लोग मैक्सिमम केसेस में हमको ये पढ़ना है. ये हमको बोर्ड में नहीं पूछता और एनडीए में तो बिल्कुल भी नहीं पूछता है. ठीक है ना, तो ये आपको मैं बता दूं. बट ये जो है ना, ये जेई मेंस में और जेई एडवांस में पूछता है. ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है. नेक्स्ट जो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर चार्ज को वॉल्यूम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और इसमें जो डेंसिटी होती है चार्ज की उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, तो आप पीछे से आप हेल्प लेके लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, जहाँ पर आपका है ना पार्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर पार्टिकुलर एरिया को रिड्यूस करके अगर हम वॉल्यूम कर देंगे तो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा. और यहाँ पर जहाँ पर सरफेस है वहाँ वॉल्यूम कर देंगे. अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सिग्मा की जगह रो आ जाएगा और रो इक्वल्स टू हो जाएगा Q/वॉल्यूम. ठीक है ना, तो और जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. ये सिलेंडर है और ये आपका आर्बिट्रेरी शेप के अंदर एक क्यूब लिया गया. ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ है. तो आप तीनों को कंबाइंड करके ऐसा देख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा इक्वल्स टू Q टोटल बाई L. ठीक है ना, 3 भाग में. सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू Q टोटल बाई A एंड रो. यहाँ पर इसको P मत समझना. ठीक है ना, ये आपको ये P मत समझना, दिस इज रो. ऐसा है आप, है ना, ऐसा है. P जैसा लग रहा है बट ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना. यहाँ पर रो होना चाहिए, यहाँ पर ये जो है रो होना चाहिए. तो रो इक्वल्स टू Q टोटल बाई वॉल्यूम. ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर. आशा करता हूँ कि आप सभी को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप अपने अपने घर पे अच्छे से तैयारी करिए. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से क्या क्या पढ़ना है. ओके, थैंक यू.